Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डायबिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू सी डायबिटीज कीटोएसिडोसिस. डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग. डायबिटीज मीन्स होता है टू पास थ्रू, लाइक आपकी बॉडी में कुछ आ गया. कीटोएसिडोसिस क्या है? एसिडोसिस मीन्स एसिड जो है आपकी बॉडी में, एसिडिटी या एसिड जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया. तो जब एसिड रिएक्शन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन आपका जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और बाकी जो आपके ब्लड को एसिडिक बनाते हैं वो सारी चीजें भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी. अब ये कीटो क्या है? व्हाट इज कीटो? तो कीटो को हम अगर कंप्लीट नेम इसको अगर हम कंप्लीट नेम से इसको बुलाएं तो ये कीटोन बॉडीज होती हैं. कीटोन बॉडीज फैट का बाय प्रोडक्ट होता है. जब डायबिटीज आपके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो आपके मसल्स जो हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है कि जो भी आप खा रहे हो वो एनर्जी में चेंज हो रहा है, और वो एनर्जी आपके मसल्स यूटिलाइज कर रहे हैं. किसकी हेल्प से कर रहे हैं? इंसुलिन की हेल्प से कर रहे हैं. अब यहाँ पे इंसुलिन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी जो भी बन रही है वो आपके मसल्स तक नहीं पहुंच रही है. तब आपका जो फैट डिपॉजिट होता है, जो आपके अंदर फैट होता है, वो अपने आप को ब्रेक करता है, अपना एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम कीटोन बॉडीज बोलते हैं. तो कीटोन बॉडीज क्या है? बाय प्रोडक्ट ऑफ दी फैट होता है, और ये एनर्जी का काम करता है. चलिए देख लेते हैं आगे इस कंडीशन के बारे में कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस क्या है. So before we start, we should know what is the anatomy of the pancreas. Pancreas क्या है, क्या करता है, सारी चीजें. तो pancreas एक तरह की ग्लैंड है. ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड हमारे अंदर हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं. पैनक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि वो डायरेक्ट अपना पैनक्रियास एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों काम करती है, बट यहाँ पे एंडोक्राइन फंक्शन हम देखेंगे. क्यों? क्योंकि पैनक्रियास क्या कर रही है कि वो इंसुलिन को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर रही है. इंसुलिन क्या है? एक तरह का हार्मोन है. अब ये आप जो पैनक्रियास देख रहे हो, इसकी जो ये एंड पॉइंट है जिसको हम टेल ऑफ द पैनक्रियास बोलते हैं, इस टेल के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स देखने को मिलेंगे. अगर इन सेल्स को हम जूम कर लें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी. इन सेल्स को कहते क्या है? आइलेट्स ऑफ लिंगरहांस. ये आइलेट्स ऑफ लिंगरहांस इंसुलिन बनाने का काम करते हैं. कैसे? वो देख लेते हैं. अब एक आइलेट्स ऑफ लिंगरहांस को मैंने लिया और उसको जूम किया. इस आइलेट्स ऑफ लिंगरहांस के अंदर आपको 3 टाइप के स्पेशल सेल्स मिलेंगे. एक्चुअली 4 टाइप्स के मिलते हैं, बट हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं. 3 टाइप के स्पेशल सेल्स आपको देखने को मिलेंगे. एक है बीटा सेल्स, दूसरा है अल्फा सेल्स एंड तीसरा है डी सेल्स. तो जो अल्फा सेल्स हैं इनको हम ए सेल्स भी बोलते हैं. ये कुछ इस तरह से अंदर सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है. इनका काम क्या है? ये एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम ग्लूकागॉन कहते हैं, जो कि ग्लूकोज का काम करता है. तो जब हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लूकागॉन रिलीज हो जाता है, और जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है तो हमारा इंसुलिन रिलीज होता है, जो कि किसके थ्रू हो रहा है? बीटा सेल्स के थ्रू हो रहा है. जब ये दोनों डिसबैलेंस हो जाते हैं तो हमारा सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है और दोनों को बैलेंस कर देता है, ठीक है. ये थी हमारी पैनक्रियास की एनाटॉमी. ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरा डायबिटीज मेलाइटिस का वीडियो देख सकते हो. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट. तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डायबिटीज का मीनिंग क्या था. टू पास थ्रू, मतलब कोई चीज पास हो गई, आपके अंदर आ गई, ठीक है. क्या चीज पास हुई? कीटोन बॉडीज बढ़ गई. लाइक कीटोन बॉडीज कहाँ से पास हुई? फैट के सेल्स से पास हो गई, आपके अंदर आ गई और बढ़ गई, ठीक है. कीटोन बॉडीज बढ़ गई, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फैट, बता चुकी हूँ. एसिडोसिस हो गया, एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया. और क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे अंदर हो रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ द डिजीज. किस टाइप की डिजीज है? तो ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज मेलाइटिस का. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उन लोगों में इंसुलिन
डिक्रीज होने लगता है। जब इंसुलिन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है और हम डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, दैट इज नोन एज डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक्सेसिव इंसुलिन डिफिशियंसी। एक होता है नॉर्मली अगर इंसुलिन डेफिसिट हो गया तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, आपको शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसुलिन बिल्कुल ना के बराबर है आपके अंदर, बहुत ज्यादा डेफिसिट हो गया। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि एक तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी भी काम करता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके मसल्स को जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी को कैप्चर करते हैं, वो इंसुलिन के थ्रू ही कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट आपका किसके लिए ये एनर्जी का काम करता है, स्केलेटल मसल्स के लिए। ये जो कंडीशन है तो ये एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि सीरियस कंडीशन है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DKA भी बोलते हैं, दैट इज डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। डिसऑर्डर कैसा है, एक्यूट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक्यूट इसलिए क्योंकि हम इस पे कवर अप कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो डेथ के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बोलती है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये सीरियस कंडीशन है। कॉम्प्लिकेशन है किसका, डायबिटीज मेलाइटिस का। क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेसिव डिक्रीज हो रही है। तो जब इंसुलिन डिक्रीज हो रही है जिसकी वजह से अंदर एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, CO2 इंक्रीज हो रहा है, O2 डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कोमा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, आप कोमा में भी जा सकते हो। इसको हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, डायबिटिक कोमा बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहले अनडायग्नोस्ड डायबिटीज मेलाइटिस। तो कोई पर्सन जिसको पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज हो गई है और वो कंटिन्यूअस स्वीट्स ले रहा है, नॉर्मल डाइट ले रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ओबेसिटी उसकी बढ़ रही है ना, और उसने फिर भी टेस्ट नहीं कराया, तो इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट की शुगर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इंसुलिन इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है कि उसको डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के सिम्टम आने लगते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग डायबिटीज मेलाइटिस। तो जो पर्सन जिसको डायबिटीज मेलाइटिस है, अगर वो सही से प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, प्लस वो अपनी डाइट प्लान नहीं कर रहा है, मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहा है और कंटिन्यूअस उसके शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो उसको कीटोएसिडोसिस हो सकता है। तो उसका जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो अपने आप को कीटोएसिडोसिस यानी कि एक कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इंसुलिन डोज। जो पेशेंट लाइक टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस वाले जो पेशेंट है, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, उन लोगों को इंसुलिन लेनी पड़ती है। मान लीजिए वो कहीं ऐसी कंडीशन में फंस गए कि अब वो इंसुलिन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्या करें, अब उनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है और वो जो उनको सुपरफिशियली ऊपर से इंसुलिन लेना चाहिए था वो डोज उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इम्प्रॉपर इंसुलिन डोज की वजह से क्या हो रहा है कि अंदर एसिड का फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है और कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट है आपका चेंज इन डाइट, इंसुलिन और एक्सरसाइज। तो ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चाहे पेशेंट को पता हो कि वो डायबिटिक मेलाइटिस उसको है, चाहे पता ना हो, है ना, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन अगर उसको डायबिटीज है और उसकी डाइट, एक्सरसाइज और इंसुलिन वगैरह मेंटेन नहीं है, तो उसको डायबिटीज का डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, दैट इज डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। कुछ ड्रग्स जैसे कि फिनेटोइन जो है वो कन्वर्जन्स के लिए यूज किए जाते हैं। जब किसी को सीजर्स आते हैं तब ये ड्रग यूज किया जाता है। एक्चुअली इस ड्रग का जो इफेक्ट है वो इंसुलिन पे भी पड़ता है। ये ड्रग इंसुलिन का फॉर्मेशन डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा और चांसेस हो जाएंगे डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट आपका थायराइड। जो थायराइड ड्रग है वो आपका हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। जिनका बीपी बढ़ता है तो हम उनको ये ड्रग देते हैं। इसका मेन जो है इफेक्ट इंसुलिन पे भी पड़ता है, दो चीजों पे पड़ता है। एक तो इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होने देता है प्रॉपरली, और जो सिक्रीट हो चुका है उसका एक्शन नहीं होने देता है। तो इंसुलिन करता क्या है एग्जैक्टली? अब आपका मान लीजिए ये आपके मसल हैं, ये आपके स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल आप अपना हैंड को कैसे वर्क कराओगे? जब आपके हाथ में एनर्जी मिलेगी
तब आपका हैंड वर्क करेगा। तो ये एनर्जी कैसे मिल रही है? जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो इंसुलिन होता है, वो क्या करता है कि वो आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी बनती है उसको भेजने का, सेंड करने का काम करता है, जिसकी हेल्प से आपकी जो ये हैंड है, ये लेग्स हैं, जो आपका स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, ये आपके स्केलेटल मसल्स को एनर्जी मिल जाती है और ये अपना काम करने लगते हैं। लेकिन जब इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा तो इनको एनर्जी नहीं मिलेगी और ये अपना काम नहीं करते। नेक्स्ट है आपका इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन एड्रेनालाइन जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो। ये एक तरह का कार्डियक ड्रग होता है। ये हम कब यूज करते हैं? जब आपको हार्ट अटैक आता है, तब हम हार्ट के मसल्स के फंक्शन को कह सकते हैं कि अच्छा काम कराने के लिए या प्रॉपर वर्क कराने के लिए हम ये इपिनेफ्रिन यूज करते हैं। इसका भी काम क्या है कि ये इंसुलिन को सप्रेस कर देता है, डिक्रीज कर देता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को भी कम करने लगता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेसफुल इवेंट। तो जब किसी को स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। जब स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है तो वो इंसुलिन के एक्शन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इंसुलिन के एक्शन को भी डिक्रीज कर देता है और आपके मसल सेल्स की एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देता है। तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि आपकी जो मसल्स की एक्टिविटी है, जो कि वो एनर्जी को ले रहे हैं, उठा रहे हैं, ठीक है, वो पिकअप नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो इंसुलिन पिकअप करवाने में हेल्प कर रहा है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है और क्या हो रहा है, सॉरी, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है एज एन एनर्जी और क्या हो रहा है, डायबिटीज मराइटिस हो रहा है। और ज्यादा कंटिन्यूस स्ट्रेस लेने से डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट है आपका इंजरी। तो इंजरी किसकी इंजरी? पैनक्रियाज की इंजरी। अगर पैनक्रियाज में कोई इंजरी हो गई और मान लीजिए जो पैनक्रियाज की टेल है, यहाँ पे कोई इंजरी हो गई और मान लीजिए इसके जो बीटा सेल्स थे जो कि इंसुलिन बना रहे थे, वो इंसुलिन बनाए ही ना, तो क्या होगा? तो ये होगा कि इंसुलिन आपके अंदर बनेगा नहीं और आपका ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूस इंक्रीज होता चला जाएगा। और ग्लूकोज लेवल जब कंटिन्यूस इंक्रीज होगा तो वो एक तरह से कंट्रोल नहीं हो पाएगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन सच एज रेस्पिरेटरी ट्रैक या पैनक्रियाटाइटिस। तो इन्फेक्शन चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर हुआ, मान लीजिए लंग्स में हो गया, लंग्स से वो एब्डोमेन में आ गया और एब्डोमेन पैनक्रियास के बहुत क्लोज है, तो इसको आप एडजेसेंट इन्फेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन आ सकता है और आपको आपके इंसुलिन फॉर्मेशन को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। इसके अलावा पैनक्रियाटाइटिस, आइटिस, ये जो वर्ड लगा हुआ है इसके अंदर, आइटिस, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन। तो हो सकता है कि पैनक्रियास में कोई इन्फेक्शन हो गया हो या ट्यूमर हो गया हो, ठीक है, पैनक्रियास की कोई डिजीज कंडीशन की वजह से क्या हुआ कि इंसुलिन बनना बंद हो गया और आपको क्या हो गया? डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट है आपका इमोशनल ट्रॉमा। तो जब आप इमोशनली हर्ट होते हो तो आपका स्ट्रेस हार्मोन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वही स्ट्रेस हार्मोन की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो मैं आपको बता। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो इटियोलॉजी की वजह से, एज ऑलवेज, हमेशा इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इंसुलिन की डिफिशियंसी हो गई। तो जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज अपने आप ही इंक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है। अब इंसुलिन है नहीं तो ग्लूकोज अपने आप ही इंक्रीज हो गया। अब जब ग्लूकोज इंक्रीज हो गया तो दो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा। इसके अलावा जब आपकी बॉडी में, जब आपके स्केलेटल मसल्स में कह सकते हैं कि एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक, जो ग्लूकोज एनर्जी दे रहा था वो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं दे पा रहा है, तो आपकी बॉडी का जो फैट होगा वो ब्रेक डाउन होगा और वो अपने आप को कीटोन में चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ब्लड में क्या बढ़ जाएगा? कीटोन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये कीटोन अब क्या करेगा? आपके मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप काम कर सकते हो। इसी वजह से जब आपको खाना नहीं मिलता है, डाइट नहीं मिलती है, तो आप पतले होने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो फैट है वो ब्रेक डाउन होकर कीटोन में चेंज हो जाता है और कीटोन आपको एनर्जी देता है, जो कि एनर्जी आपको ग्लूकोज से मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे
कीटोन इंक्रीज हो रहा है और ग्लूकोज दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों चीजें इंक्रीज होने की वजह से पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज बहुत ज्यादा एक्सेस अच्छी नहीं होती है। माना कि कीटोन आपको क्या दे रहा है, एनर्जी, बट एक्स्ट्रा कीटोन भी आपके ब्लड में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा था कि ब्लड ग्लूकोज कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ऑस्मोटिक डाययूरेटिक बढ़ रहा है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक क्या होता है? जब आपकी किडनी देखती है कि अरे ब्लड में तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वो ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए जल्दी जल्दी फिल्टर करने का काम करने लगती है। वो जल्दी जल्दी जब फिल्टर करती है तो जल्दी जल्दी यूरिन बनाती है। जब वो फास्ट यूरिन बनाती है तो फास्ट यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। दैट इज ऑस्मोटिक डाययूरेसिस। बहुत जल्दी जल्दी आप जितना भी पानी पी रहे हो वो जल्दी जल्दी फिल्टर हो रहा है और बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक तो आपको डायबिटीज के सिम्टम आने लगेंगे। दूसरा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप बार बार टॉयलेट जाओगे, बार बार यूरिन पास करने जाओगे, क्योंकि किडनी को लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी अगर यूरिन पास कराऊंगी तो जल्दी जल्दी ग्लूकोज लेवल बाहर निकल जाएगा और हम लोग सब लोग बच जाएंगे, शुगर नहीं होगी हमें। ठीक है, तो जिसकी वजह से बार बार आप वॉशरूम जाओगे, बार बार यूरिन पास करोगे, अंदर क्या होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो जाएगा। पानी की जो अंदर कमी होने लगेगी, लाइक डिसबैलेंस होने लगेगा। ठीक है, बॉडी डिसबैलेंस करने लगेगी बिकॉज ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से दो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक तो सेरिब्रल एडिमा, यानी कि ब्रेन में आपके एडिमा हो सकता है। इसके अलावा शॉक हो सकता है। क्यों? क्योंकि किडनी तो अपना काम कर रही है, बाहर निकाल रही है, ठीक है, सब कुछ, लेकिन यहाँ पे जो कीटोन बॉडीज बढ़ रहे हैं वो आपके अंदर डिसबैलेंस कर रहे हैं। एक टाइम आने पे आपकी बॉडी में एसिडिटी भी बढ़ रही है। जो ये कीटोन थे वो कीटो एसिडोसिस में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सेस बढ़ रहे हैं और आपके अंदर जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। जब एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा और आपको वॉमिटिंग फील आएगी। इसके साथ साथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट भी डिसबैलेंस होगा। साथ ही साथ सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के से ज्यादा CO2 जाएगा तो आपके सेल्स डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में एडिमा हो जाएगा। क्यों? सेरिब्रल मीन्स होता है ब्रेन, ब्रेन में एडिमा हो जाएगा और आपको शॉक हो जाएगा। तो ये था आपका पैथोफिजियोलॉजी। सिंपल वे में एक बार फिर से देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, इंसुलिन डिक्रीज हुआ, ग्लूकोज इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से दो कॉम्प्लिकेशन हुए। एक तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, दूसरा आपका कीटोन बॉडीज बढ़ गया, जो कि फैट ने कीटोन बना दिया। फैट यहाँ पे कटने लगा, अपने आप को फैट क्या करने लगा, ब्रेक डाउन करने लगा, उसने कीटोन बना दिया। कीटोन पहले तो सही काम कर रहा था, फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से वो कीटो एसिडोसिस में चेंज हो गया। जब वो कीटो एसिडोसिस में चेंज हो गया तो उसने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग आई और उसने सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा भेजना शुरू कर दिया। जब सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाने लगा तो आपके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ गई और आपको शॉक हो गया। साथ ही साथ जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा था वो भी क्या कर रहा था, किडनी को ज्यादा यूरिन बनाने में उसको फोर्स कर रहा था। तो ज्यादा यूरिन बनाने की वजह से ज्यादा यूरिन पास हुआ, जिसकी वजह से अंदर वॉमिटिंग और यूरिन ज्यादा पास करने की वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया। साथ ही साथ उसने भी क्या किया, सेल्स में कह सकते हैं कि एडिमा कर दिया और शॉक। Now we are going to see the clinical manifestations. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया होगा। पॉलीयूरिया मीन्स होता है बहुत ज्यादा यूरिन पास होना, पॉलीफेजिया मीन्स होता है बहुत ज्यादा भूख लगना और पॉलीडिप्सिया मीन्स होता है बहुत ज्यादा प्यास लगना। तो पॉलीयूरिया क्यों होगा ये मैं आपको पिछले स्लाइड में ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी में बता चुकी हूँ कि बार बार यूरिन पास करेगी, किडनी फिल्टर करेगी। पॉलीडिप्सिया क्यों होगा, प्यास क्यों लगेगी? क्यों? क्योंकि वो ब्रेन को बोलेगी कि मुझे और वाटर चाहिए जिससे कि मैं फिल्टर कर सकूं और ग्लूकोज को बाहर निकाल सकूं। तो ब्रेन आपको बार बार थ्रस्ट लगाएगा, आपको प्यास लगाएगा और आप पानी पियोगे। पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया इसलिए होगा, पॉलीफेजिया मीन्स होता है कि बार बार भूख लगना। बार बार भूख इसलिए लगेगी क्योंकि जब आपके मसल्स के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी और तो आपके मसल्स के थ्रू मैसेज जाएगा ब्रेन को कि वी नीड एनर्जी। ठीक है, तो जब उनको एनर्जी चाहिए होगी तो ब्रेन जो है वो आपको और भूख लगाएगा जिससे कि आप खाओ और वो एनर्जी में ब्रेकडाउन हो, एनर्जी में कन्वर्ट हो और
आपके मसल्स उसको यूटिलाइज करें जितना भी वो कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसलिए होगा क्योंकि बार बार मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी में आपको दिखा चुकी हूँ कि एक्सेसिव एसिड एनवायरनमेंट होने की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे आपको नोजिया वॉमिटिंग होगी, और इसके साथ साथ आपको बार बार पॉलीयूरिया होगा, बार बार यूरिन पास करेंगे आप, तो आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है पुअर स्किन टर्गर। पुअर स्किन इसलिए होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन की जो इंटीग्रिटी है, जो स्ट्रांगनेस है, वो डिक्रीज हो जाएगी। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज लाइक दैट। ठीक है, आपकी जो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन आप कैसे देख सकते हो, आप उसकी जबान बाहर निकलवाओगे और आप देखोगे इस तरह से उसकी जबान में या तो व्हाइट कोटिंग मिलेगी आपको, इसके अलावा बंजर जमीन जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा, वैसे आपको उसकी टंग दिखेगी। नेक्स्ट है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एक तरह का हाइपोटेंशन है जो कि डायरेक्टली नहीं हो रहा है, वो किसी ना किसी डिजीज की, जब हाइपोटेंशन किसी डिजीज की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे हाइपोटेंशन का जो कॉज है वो क्या है, वो आपका डिहाइड्रेशन है। कैसे हो रहा है, देखो, जब ब्लड जो है, हमारा ब्लड वाटर सबसे ज्यादा, जो हमारा ब्लड जो होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, प्रोटीन हो गया, आरबीसीज हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, है ना, वाटर हो गया। इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक, जिसमें सबसे ज्यादा कंटेंट वाटर का होता है। तो जब वाटर डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली ब्लड जो होगा वो कम होगा। ठीक है, कम हो जाएगा। जब उसमें से ब्लड में से वाटर आप निकाल दोगे, और सबसे ज्यादा वाटर ही ब्लड में मिलता है, कंटेंट बनाता है, तो आपने ब्लड को बाहर निकाल दिया तो ब्लड, सॉरी, वाटर को आपने बाहर निकाल दिया तो ब्लड कम हो गया। और जब वो कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका जो फ्लो होगा, बहने की जो शक्ति होगी, जो फ्लुएंसी होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जब वो डिक्रीज हो जाएगी तो वो स्लोली स्लोली कहाँ जाएगी, आपके हार्ट में जाएगी, और हार्ट में क्या होगा, वो स्लोली उसको पंप करेगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेथार्जी एंड वीकनेस। लेथार्जी और वीकनेस इसलिए होगा क्यों, क्योंकि आपके मसल्स को इनफ एनर्जी नहीं मिल रही है, इस वजह से आपको वीक फील होगा। सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन का रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाएगी, लूज हो जाएगी, इस तरह से लूज हो जाएगी, और जब आप इसको पकड़ के पिंच करके ऊपर खींचोगे और जब आप इसको छोड़ोगे तो वो स्लोली स्लोली नीचे जाएगी और अपने नॉर्मल स्टेट में जाएगी। आई बॉल थोड़ा सा सनकिन हो जाएंगे। सनकिन मीन्स होता है कि थोड़ा सा सोए सोए से, वीक से, इस तरह के कुछ आई बॉल्स दिखेंगे। क्यों, क्योंकि एनर्जी नहीं है, आपके आई मसल्स में भी एनर्जी नहीं मिल रही है। एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी है जितना होना चाहिए, और जो नॉर्मल एसिड है ब्लड में वो भी इंक्रीज हो गया है। एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि वॉमिटिंग आ रही है और ऑलरेडी एब्डोमिनल पेन है। कुसमोल रेस्पिरेशन। कुसामोल रेस्पिरेशन एक तरह की गैस्पिंग रेस्पिरेशन है, अजीब तरह की रेस्पिरेशन, जब लंग्स में कंप्लीटली एयर कंप्लीटली वो फिल नहीं कर रहा है और जल्दी जल्दी गैस्पिंग टाइप की रेस्पिरेशन हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मली आप इस तरह से ब्रीथ नहीं करते हो। दिस इज एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, दैट इज नोन एज कुसामोल रेस्पिरेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिड का कंटेंट बढ़ने की वजह से आपकी पूरी बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगा। कीटोन स्मेल, जब आपके अंदर कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगी और एसिड बढ़ जाएगा तो आप, जो पेशेंट है, उसके ब्रीदिंग में भी एक थिनर टाइप की स्मेल आएगी, जैसा कि नेल पेंट का थिनर होता है, जब आप उसको स्मेल करते हो उस तरह की कुछ स्मेल आएगी, दैट इज कीटोन स्मेल। डिक्रीज द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस ड्यू टू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड द शॉक। तो जब आपके सेल्स में इनफ एनर्जी नहीं मिलेगी, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो आपके जो पूरे बॉडी है जो कि सेल्स से मिलकर बनी है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से शॉक हो सकता है। इसके अलावा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, जिसको हम पानी की कमी की वजह से जो शॉक होता है वो बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन जब सीवियर हो जाएगा तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेंशन हो रहा था,
अगर हाइपोटेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सीवियर हाइपोवोलीमिया ड्यू टू दी शॉक। तो हाइपोवोलीमिया शॉक मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, अंदर जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, जो वाटर है वो भी अपना नॉर्मल लेवल पे नहीं है, ठीक है। ब्लड का कंटेंट भी डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। ड्राउजीनेस होगा, ड्राउजीनेस मीन्स होता है एबनॉर्मली फीलिंग ऑफ स्लीपी, ठीक है। तो वीकनेस की वजह से आपकी आई मसल्स भी वीक हैं, तो आपको कैसा लगेगा, अंदर वीकनेस लगेगी, आपको नींद आएगी, आप कॉन्शियस नहीं रहोगे उतना ज्यादा चीजों को लेकर के, और अननेसेसरी आपको बार बार नींद आएगी। स्ट्यूपर एंड कोमा। स्ट्यूपर मीन्स होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दी एनी स्टिमुलाई। तो जब आप कॉन्शियस ही नहीं हो, अवेयर ही नहीं हो, तो आप चीजों को रिप्लाई नहीं दे पाओगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और आप स्ट्यूपर की तरह बिहेव करोगे। नेक्स्ट है कोमा। कोमा क्यों हो जाएगा, जब आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपका ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो आपको कोमा हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन करना है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आपको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस पूछना है कि क्या उनको डायबिटीज मेलाइटिस है, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज मेलाइटिस जिसे आप बोल सकते हो, या आप उनसे पूछोगे कि आपकी डायबिटीज अगर है तो कौन सी डायबिटीज है, टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1 कौन सी होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें इंसान इंसुलिन पे डिपेंड होता है। दूसरा वाला क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज भी बोलते हैं, और वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होता है, वो उसका ट्रीटमेंट ड्रग से हो जाता है। इसके अलावा ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो, जैसा कि फिनाटोइन वगैरह, थायाजाइड ड्रग तो नहीं ले रहे हो, एपिनेफ्रिन वगैरह तो नहीं दिया गया, ये सारी चीजें आप पूछ लोगे। और आप क्या पूछ सकते हो कि कुछ लाइफ में ज्यादा बड़ा स्ट्रेस तो नहीं है, इमोशनल ट्रॉमा तो नहीं हुआ, किसी की डेथ तो नहीं हुई, या पैनक्रियाटिक सर्जरी तो नहीं हुई, पैनक्रियाटिक इंजरी तो नहीं हुई, ये सारी चीजें हिस्ट्री में आप उनसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में एज ऑलवेज आप वाइटल साइंस करोगे, जिसमें आपको टेम्परेचर हो सकता है थोड़ा सा डिक्रीज मिले, पल्स डिक्रीज मिलेगी, रेस्पिरेशन आपको गैस्पिंग रेस्पिरेशन मिलेगी, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, एंड बीपी में आपको हाइपोटेंशन मिलेगा, डिक्रीज बीपी। इसके अलावा हेड टू टू एग्जामिनेशन जब आप करेंगे तो आपको स्किन कैसे मिलेगी, ड्राई मिलेगी, फेस से आपको वो वीक मिलेगा, पेशेंट आपको लगेगा कि वो वीक है, वो थोड़ा सा स्लीपी भी फील कर रहा होगा। इसके अलावा आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनको पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया या पॉलीडिप्सिया तो नहीं हो रहा है। आईज में आप उनकी सनकन आईज नोटिस कर सकते हो। माउथ ओपन करा के आप उनकी टंग को देख सकते हो, जिससे आपको डिहाइड्रेशन का पता चल जाएगा। इसके अलावा लिप्स से भी, जब उनके ड्राई लिप्स आप देखोगे तो भी आपको डिहाइड्रेशन का पता चल जाएगा। देन आप उनका फैटीग और वीकनेस के बारे में भी पूछ सकते हो, और उनका ओरिएंटेशन लेवल भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस आप यूरिन टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। यूरिन एनालिसिस में आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगी, दैट इज इंक्रीज कीटोन बॉडीज एंड इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन यूरिन। नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आप लो वो पीएच आपको लेवल मिल जाएगा। तो ब्लड टेस्ट में आपको आर्टीरियल एबीजी कराना पड़ेगा, दैट इज आर्टीरियल ब्लड गैस, जिसमें आपको पता क्या चलता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पता चलता है। तो जब आप आर्टीरियल ब्लड गैस कराओगे, एबीजी कराओगे, तो आपको CO2 का लेवल हाई मिलेगा। नॉर्मल हमारे अंदर कितना पीएच होता है, दैट इज 7.35 से 7.45। अगर आपको हाई एसिडिक मिलेगा तो आपका 7.35 से कम आपको पीएच लेवल मिलेगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है, इट हेल्प्स टू लाइक मेजर द फंक्शन ऑफ द हार्ट मसल, कि हार्ट कितना बीट कर रहा है, नॉर्मल बीट कर रहा है कि नहीं बीट कर रहा है, हार्ट की जो मसल्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं या नहीं। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल आप चेक करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो ग्लूकोज लेवल है आपके ब्लड के अंदर वो कितना ज्यादा हाई है। तो जब आप फास्टिंग कराओगे, फास्टिंग 8 घंटे के गैप में होता है बिना कुछ खाए पिए। तो फास्टिंग हम नॉर्मली सुबह सुबह उठ के करते हैं जब पेशेंट
एकदम फ्रेश माउथ होता है, कुछ नहीं उसने खाया पिया होता है, तब हम फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग इसके केस में कितनी मिलेगी? फास्टिंग मिलेगी मोर देन 100 mg पर DL या वो मोर देन 120 mg पर DL तक आपको मिलेगी। PP यानी कि पोस्ट पेरेंटल क्या होता है? खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है। तो इसमें आपको मोर देन 140 mg पर DL आपको मिलेगा। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है आपका 140 तक आपका नॉर्मल होता है, 140 mg पर DL नॉर्मल होता है और इसके कंडीशन में आपका 200 से ऊपर भी चला जाएगा। सो आज के लिए इतना काफी है। मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। सो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स, causes, pathophysiology and diagnostic evaluation discuss कर लिया है। In the next video we are going to discuss about the management, nursing management, surgical management, complications, preventions too. Thank you so much. Have a nice day.